Welcome to Audit Discussion Podcast of Edu91 by Neeraj Arora. For CA Intermediate classes and test series, visit www.edu91.org or download Edu91 app from Play Store and App Store. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और छोटे टॉपिक्स के बारे में, उनकी रिवीजन करेंगे और उनके बारे में बात करेंगे कि एग्ज़ाम में वो कैसे आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो डेफिनेशन देखेंगे वो है दोज चार्ज विद गवर्नेंस। देखिए, एज सच आपसे डेफिनेशन ये नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको इनका मतलब जो है वो पता होना चाहिए। मैं आपको जल्दी से इनकी डेफिनेशन जो है रिवाइज करा देता हूँ। एक बात हमेशा माइंड में रखिएगा, इन जितने भी एपिसोड्स मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये एपिसोड सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पसेस के लिए हैं। आप लोग पहले अच्छे से पढ़ लें और फिर यहाँ से आप रिवाइज करें, देखिए आपको कितना बेनिफिट होता है। सो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कौन होते हैं? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस वो लोग होते हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन की। व्हाट इज स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन? कंपनी किस बिजनेस में जाए, किस बिजनेस में ना जाए, कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करे, कौन से प्रोडक्ट लॉन्च ना करे, फंड्स कहाँ से उठाए, कहाँ से ना उठाए, ये सब हो गया स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन। एंड ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू द एंटिटी, यानी कल को एंटिटी सक्सेसफुल होती है और फेल होती है या जो भी इसमें से होती है, तो सर ऑब्लिगेशन भी इन्हीं के पास रहने वाली है। तो दो वर्ड आपने याद रखने, ओवरसीइंग द स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन एंड ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू द एंटिटी। एक बार रिपीट कर दीजिए, ओवरसीइंग द स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन एंड ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू द एंटिटी। नाउ कमिंग टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो वर्ड्स याद करने हैं और वही है एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो लोग जिनके पास एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी आप ऐसा समझिए कि दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस ड्रीम्स देखते हैं, मैनेजमेंट उन ड्रीम को पॉसिबल कराती है, एग्जीक्यूट कराती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एज इन ये बहुत जगह पे जो है यूज़ होता है, ऐसे 210 में, ऐसे 200 में, ऐसे 700 में, बहुत जगह पे जो है ये यूज़ होता है, राइट। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, ये छोटे छोटे टॉपिक रिवाइज हो रहे हैं ना, आप मान के चलिए कि आपका एसए 200 का काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट जो है ना इसी के अंदर अपना कवर हो रहा है। आइए चलते हैं उस टॉपिक पे जिसकी मैं बात कर रहा था। वो टॉपिक है प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। एक बार रिपीट कर दीजिए मेरे साथ, प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इवन जब हम एसए 210 पढ़ेंगे तो हम बात करते हैं कि ऑडिटर को कोई भी एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए या एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट जो है वो कंटिन्यू नहीं करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस हैज़ बीन अग्रीड। अब बेसिस परफॉर्मेंस एग्री होता है जिसमें से एक कंडीशन होती है कि प्री कंडीशंस मस्ट एग्जिस्ट। सो सबसे पहले, क्या एफआरएफ एक्सेप्टेबल है या नहीं, पहली प्री कंडीशन ये है कि क्या एफआरएफ एक्सेप्टेबल है या नहीं। दूसरी प्री कंडीशन जो आपने चेक करनी है कि मैनेजमेंट के साथ एक एग्रीमेंट करना है कि वो मानती है और जानती है। मानती है, एक्नॉलेज करती है, जानती है, अंडरस्टैंड करती है। कम ऑन गाइज, सेकंड प्री कंडीशन की बात कर रहा हूँ। मैनेजमेंट के साथ एग्रीमेंट करना है कि वो मानती है, एक्नॉलेज करती है, जानती है, अंडरस्टैंड करती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ दीज आर गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस, इनको प्लीज मिस मत कीजिएगा। सबसे पहली लाइन, मैनेजमेंट मानती है और जानती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पीपीएफएस। इसे मैं बोलता हूं पीपीएफएस, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसमें से एक बेसिक क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए एग्जाम में कि ये बताइए कि भाई साहब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने की। तो और आपको आगे लिख के दे सकते हैं कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ट्रू ट्रू फॉल्स बताओ। या इसी तरह से आपसे पूछ सकते हैं कि मैनेजमेंट कह रही है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको केस स्टडी दे सकते हैं। तो याद रखिएगा, मैनेजमेंट की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीपीएफएस, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिपीट आफ्टर मी, पीपीएफएस, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। दूसरी बात जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है इंटरनल कंट्रोल की। वो है इंटरनल कंट्रोल की। इसमें आप ऐसे बोलेंगे दैट मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग एन इंटरनल कंट्रोल विच इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के साइज के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के हिसाब से एक इंटरनल कंट्रोल जो नेसेसरी है वो भी डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना और मेंटेन करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी? मैनेजमेंट की। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी as far as the audit is concerned is that management will provide the auditor with access to all the information। मेरे साथ, access to all the information। and पहले तो मैनेजमेंट ने इंफॉर्मेशन दे दी, एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट ऑडिटर में रिक्वेस्ट, एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट ऑडिटर में रिक्वेस्ट। तो ऑल द इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट ऑडिटर में रिक्वेस्ट। एंड थर्ड पार्ट जो आपने क्लास में मेरे साथ बहुत अच्छे से पढ़ा था, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू गुप्ता जी। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू गुप्ता जी। गुप्ता जी याद आए? नहीं आए तो कोई बात नहीं, अभी के लिए इसको जल्दी से रीड कर लेते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दोज विद इन द एंटिटी।
एंटिटी में कुछ लोगों को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना, किस चीज़ के लिए, जिसमें ऑडिटर को लगता है कि भाई इट इज़ नेसेसरी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। तो गाइस ये जो तीसरी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसके अंदर खुद के अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं: ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। ऑल इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को देनी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो ऑडिटर मांग रहा है वो भी देनी है, और आपने विद इन द एंटिटी किसी पर्सन को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे देना है जिसके लिए ऑडिटर को लगता है कि ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए नेसेसरी है, राइट। सो ये प्री कंडीशन वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक बार जल्दी से और रिवाइज करते हैं। डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल और नॉट, पहले तो हम ये देख लेंगे एफआरएफ एक्सेप्टेबल है या नहीं। फिर मैनेजमेंट मानती है, एक्नॉलेजमेंट जानती है, अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, PPFS, preparation and presentation of financial statements in accordance with applicable financial reporting framework. Second, DIMIC, design, implementation and maintenance of internal control, which is required as per the circumstance, as per the nature of the organization, as per the size of the organization, and to provide the auditor with all information, additional information and unrestricted access to those within the entity from whom the auditor determines it necessary to obtain audit evidence. Okay. अगला टॉपिक भी हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं और अगला टॉपिक होगा हमारे पास इंटरनल कंट्रोल। गाइज मैं इस टॉपिक की जितनी भी मैं तारीफ करूं उतनी कम होगी। इस टॉपिक के बारे में आपको जितना भी मैं आपको मोटिवेट करूं पढ़ने के लिए उतना कम होगा। आई कैन नॉट ओवर एग्जैजरेट द टॉपिक ऑफ इंटरनल कंट्रोल, आई कैन नॉट। तो प्लीज इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इंटरनल कंट्रोल, सो व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल सर? ऑल दिस पे बहुत लंबी चौड़ी बात हो सकती है, लेकिन मैं आपको अभी के लिए से भी बताना चाहता हूँ। पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, विच आर DIM, ये वर्ड याद रखिएगा इंटरनल कंट्रोल के लिए हमेशा, DIM, डिजाइन इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड, डिजाइन इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन, रिपीट आफ्टर मी, डिजाइन इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन। सो इंटरनल कंट्रोल्स बेसिकली क्या है? पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसेस हैं, विच आर डिजाइन इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय नंबर 1 दोज चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल। सो यहाँ से आपका ट्रू फॉल्स MCQ तैयार हो जाता है कि कौन है रिस्पॉन्सिबल इंटरनल कंट्रोल्स के लिए, TCWG, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल, राइट। अब इंटरनल कंट्रोल करता क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल का रोल क्या होता है? इट प्रोवाइड्स रीजनेबल एश्योरेंस, इट प्रोवाइड्स रीजनेबल एश्योरेंस। 4 चीज़ों के लिए रीजनेबल एश्योरेंस देता है आपका इंटरनल कंट्रोल: रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, effectiveness and efficiency of operation, safeguarding of asset in compliance with applicable law and regulation। चारों रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनेगा। reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operations, safeguarding of assets, compliance with applicable law and regulation। इसको ऐसे ही याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी इसको मिस नहीं करेगा, राइट। एग्जाम्पल्स वगैरह सब मैंने आपको क्लासेस में दे रखे हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इन रिवीजन ऑडियोज़ का, इस पॉडकास्ट का पूरा यही मकसद है कि आप लोग जो है अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ। आइए, देन इंटरनल कंट्रोल सर बहुत जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं। इस पर आपके पास बहुत सारी चीज़ें भी हैं, पूरा एक चैप्टर बना हुआ है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल पे एज सच ओपिनियन नहीं देना होता, यानी कि ICAI कहीं नहीं बोलता इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन देने के लिए। हाँ, अब आप लोग बड़े हो चुके हैं तो आप लोगों ने सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 ज़रूर पढ़ा होगा। उसका जो क्लॉज 9 है, 9 में लिखा है कि भाई कंपनी का ऑडिट करते समय इंटरनल ऑडिटर को जो है ओपिनियन देना है इंटरनल कंट्रोल एज फार एज दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज कंसर्न। सो इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट टू दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज कंसर्न, वहाँ पे जो है ओपिनियन देना होता है। और वहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ कंपनीज को जो है बाहर निकाल दिया, यानी कि 143 सबसेक्शन 3 की 9 की जो एप्लीकेशन है वो हर कंपनी पे नहीं है। तो जब हम कंपनी ऑडिट रिवाइज कर रहे होंगे हम वहाँ पे उसको देख लेंगे। अच्छा जी, क्या इंटरनल कंट्रोल पे सजेशन दिया जा सकता है? आंसर इज येस, बिल्कुल दिया जा सकता है। इससे रिलेटेड 2 टॉपिक हैं, एक है लेटर ऑफ वीकनेस और एक है आपका एसिड 265। ओके, आइए अब चलते हैं अगले मुद्दे पे। चलिए इस वाले ऑडियो को यहीं पे रोकते हैं क्योंकि अगले 2-4 मुद्दे हैं उनको फिर एक बार में जो है निपटाने की कोशिश करेंगे। या चलो ठीक है, 2 छोटे टॉपिक हैं यहाँ पे मैं आपके साथ कवर कर देता हूँ क्योंकि फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में बात कर पाएंगे। सबसे पहले आते हैं टेस्ट चेकिंग बोले तो सैम्पलिंग। इसके बारे में मैं अभी तो इतना ही बोल पाऊंगा क्योंकि ये चैप्टर 1 की रिविजन है। एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, मेरे साथ, एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस देन 100% ऑफ द ट्रांजेक्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? सैम्पलिंग। तो जब आप अपने ऑडिट प्रोसीजर को, ऑब्वियसली आप किसी भी क्लाइंट के पास जाके जो है सारे के सारे चीज़ों पे सर जो है टेस्टिंग नहीं कर सकते, सारी की सारी चीज़ों पे अपने ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगा सकते हैं। एंड यू साइंटिफिकली सिलेक्ट, यू स्टैटिस्टिकली सिलेक्ट सम ऑफ द आइटम्स जिनके ऊपर आपने क्या लगाना है,
अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं। सो ऑडिट प्रोसीजर जब हम 100% से कम के ऊपर लगाते हैं अपने ऑडिट प्रोसीजर, उसी को हम बोलते हैं टेस्ट चेकिंग। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सैम्पलिंग, जैसे मैंने पहले ही बताया। और याद रखिएगा, सैम्पलिंग के ऊपर एक बड़ा पूरा अपने चैप्टर जो है वो कर रखा है। दूसरी बात याद रखिएगा, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्ट चेकिंग? द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्ट चेकिंग इज टू ड्रॉ कंक्लूजन्स about the entire population, is to draw the conclusions about the entire population, right? And then guys, उसके बाद हम लोग जजमेंट पे एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर इस ऑडियो को हम लोग क्लोज कर देंगे। सो व्हाट इज जजमेंट? जजमेंट इज बेसिकली आपकी एबिलिटी टू मेक कंसिडर्ड डिसीजन एंड कम टू सेंसिबल कंक्लूजन। दो चीजें याद रखिए, कंसिडर्ड डिसीजन एंड सेंसिबल कंक्लूजन्स, राइट? सो जजमेंट जो है साहब आपके लिए, आपको किस चीज़ में मदद करती है? कंसीडर डिसीजन, यानी कि सोचे समझे डिसीजन लेने में और सेंसिबल कंक्लूजन पहुंचने पे। जजमेंट जो है हमारे लिए ऑडिट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी प्लानिंग के टाइम पे जजमेंट लगती है, रिस्क असेसमेंट के टाइम पे जजमेंट लगती है, मटीरियलिटी डिटरमाइन करने के टाइम पे जजमेंट लगती है, एक मिसस्टेटमेंट मटीरियल है नहीं, इसके लिए हमें जजमेंट इन्वॉल्व होती है। तो ये सारी जगह पे जो है ऑडिट में हमें जजमेंट जो है यूज़ करनी पड़ती है। ओके, एंड हाउ जजमेंट कम्स? जजमेंट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। मैंने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं क्लास में बहुत ज़बरदस्त इसके लिए। एंड इट मे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इट कैन बी फॉर्म्ड आफ्टर कंसल्टेशन, राइट? सो ये है सर हमारी जजमेंट की कहानी। ऑल दी बेस्ट। अब मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में, अगले एपिसोड में। गॉड ब्लेस यू, और सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।